नमस्कार मित्रों, भाषा के बहाने एक बार फिर मिल रहे हैं। स्वागत है आपका। असल में पिछले दिनों एक दो एपिसोड में उर्दू की चर्चा हुई, तो कुछ मित्रों ने पूछा है कि उर्दू की चर्चा आप टुकड़ों में क्यों कर रहे हैं, समग्र में कीजिए। बड़ा मुश्किल सा सवाल है। समग्र में भाषा की चर्चा करना बड़ा कठिन होता है। अब मैं मुश्किल कहूँ, कठिन कहूँ, यहीं से समस्या शुरू होती है। क्योंकि हो ये रहा है कि देश में अन्यत्र भी, पाकिस्तान में भी उसी तरह से, यद्यपि उनके यहाँ उर्दू निर्विवाद राष्ट्रभाषा है, लेकिन भाषा का प्रश्न वहां भी उठता रहा है। और अपने यहाँ भी कुछ शुद्धतावादी तत्व हैं जो उनके यहाँ भी कहते हैं, उर्दू जिनकी राष्ट्रभाषा है, कि भाई ये हिंदी के शब्दों को मत लीजिए। यहाँ तक कि वो तत्सम तो छोड़िए, वो तद्भव या जो प्राकृत परंपरा से आ गए हैं, इस मिट्टी से घिस कर उनके यहाँ गए हैं, उर्दू में गए हैं, उनके यहाँ नहीं गए, उर्दू में गए हैं, वो कहते हैं उनकी जगह भी अरबी फारसी शब्द लिए जाएं। और यहाँ हमारे यहाँ भी कुछ लोगों की सोच में ये है कि उर्दू यहाँ की भाषा नहीं है, इसलिए उर्दू के शब्द हिंदी में ना आए। सुनने में ही अटपटा लगता है। उर्दू यहाँ की भाषा नहीं है, ये कहना ही ठीक नहीं है। उर्दू यहीं की भाषा है, ठीक उसी तरह जैसे हिंदी यहाँ की भाषा है। यह अवश्य है कि हिंदी कम से कम उर्दू से पहले चल रहा था, भाषा के लिए नहीं, एक व्यापक अर्थ में, एक विशेषण के रूप में। मैंने चर्चा भी की, सिंध के पार का क्षेत्र, सिंध के पार की भाषाएं, संस्कृत तक को उन्होंने हिंदी कहा है, जुबान हिंदी। पंचतंत्र का अनुवाद हुआ है तो उसे जुबान हिंदी में अनुवाद, जुबान हिंदी से कहा है, तो वो हिंदी तब थी ही नहीं, संस्कृत से उन्होंने किया है। तो जुबान हिंदी, तो हिंदी पूरे भाषा समूह के लिए कह दीजिए, भारतीय या यहाँ के भौगोलिक राजनीतिक क्षेत्र के लिए एक संकेत विशेषण था। और हम चर्चा कर ही चुके हैं कि ये प्रारंभिक जो मुसलमान शासक यहाँ आए थे, तो उनके सैनिकों, अधिकारियों के साथ उनकी भाषा आई, क्योंकि वो तो कुछ उनके साथ थे, और यहां हमारी खड़ी बोली चल रही थी। तो उन लोगों का जिनसे संपर्क पड़ा, उनके साथ एक बीच की भाषा, समझौते की भाषा निकली, जहां कुछ शब्द उनके आ गए, कुछ हमारे चले गए, लेकिन व्याकरण का ढांचा खड़ी बोली का बना रहा। व्याकरण का ढांचा से तात्पर्य है, ताना बाना मैंने कहा एक जगह कि भाई वाक्य रचना की प्रक्रिया, सर्वनाम, कारक प्रत्यय, और दूसरी ओर से कहें कि कर्ता क्रिया का समय, विशेषण का विशेष्य के साथ लगाव, उसके निकट होना, अन्विति जिसे हम कहते हैं भाषा या व्याकरण में, ये सब चलते रहे। हाँ, शब्दों को उन्होंने अरबी के या फारसी के जो उन्हें ठीक लगे, और यहाँ वो धीरे धीरे व्यवहार भाषा बनने लगी, इसलिए भी कि राजाओं के, कोर्ट के उनके नजदीक थी उस भाषा। तो उन्होंने फारसी को तो राजसी व्यवहार की भाषा हो गई, और खड़ी बोली आम व्यवहार की भाषा हो गई। तो खड़ी बोली में जो ये दो शैलियां धीरे धीरे बढ़ रही थी, पनप रही थी, उनमें आपको आश्चर्य होगा कि अमीर खुसरो ने उर्दू शब्द का प्रयोग नहीं किया है, हिंदी ही कहा है। एक लाल शब्द के लिए पहेली बनाई थी उन्होंने, कहा क्या इसमें अरबी, फारसी और हिंदी अर्थ छटा है। उर्दू शब्द का व्यवहार में प्रयोग तो जुबान उर्दू, उर्दू मुअल्ला, इस तरह की बात थी।
विशेष अर्थों में साहित्यिक प्रयोग में या औपचारिक प्रयोग में 1788 के आसपास एक कवि हुए हैं, 80 के आसपास गुलाम हमदानी मुश्तफी, उन्होंने औपचारिक रूप से कहा कि ये उर्दू है। गालिब साहब लिख रहे थे जिस भाषा में, वो भी हिंदवी थी। हाँ, हिंदवी शब्द जरूर था, हिंदवी, खड़ी बोली, उर्दू था, लेकिन औपचारिक प्रयोग में कम था। और जैसा कि हमने उल्लेख किया कि 1800 को अगर हम लगभग विभाजक रेखा माने, तो गिलक्राइस्ट के बाद उसकी हमने चर्चा की थी। गिलक्राइस्ट का एक विशेष उद्देश्य था कि उर्दू पनपाई जाए और एक धर्म विशेष को उसके साथ जोड़ा जाए, और हिंदुस्तानी को एक धर्म विशेष के साथ जोड़ा जाए। और उसमें वो सफल रहे, क्योंकि उन्होंने मूल रूप से ही उर्दू और हिंदी को अलग अलग पढ़ाना प्रारंभ किया, तो पहचान अलग अलग होगी, अन्यथा लिपि के अलावा था नहीं। ये उत्पत्ति की बात मैंने संक्षेप में बताई। ध्वनि व्यवस्था फोनेटिकली, जैसे हम कहते हैं फोनीम्स, दोनों में एक से हैं। हाँ, उन्होंने अपने साथ कुछ कंठ ध्वनियां, कुछ महाप्राण, विशेष महाप्राण ध्वनियां, ख, फा या क, उन्होंने वो ले ली हैं। व्याकरण, कारक प्रत्यय सारे खड़ी बोली के हैं, जो आगे चलकर हिंदी में भी विकसित हुई है। हाँ, षष्ठी क्या कहते, संबंध कारक, संबंध कारक में उनके हम उर्दू में प्राय उन्होंने ए का प्रयोग किया, जश्न आजादी, और हम कहेंगे आजादी का उत्सव, तो वो का के लिए ए सुविधाजनक बना और उसे लगाने का भी थोड़ा सा उलट पुलट हो गया। अन्यथा रचना की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, परिवार एक ही परिवार है, आर्य भाषा परिवार, भारत आर्य भाषा परिवार से है। माने कहीं कोई आप विभेदक किसे मानेंगे? कुल गो आज के दूसरी पारंपरिक उसमें रूपक में कहें तो कुल गोत्र वंश डीएनए बिल्कुल एक है, और हम कह रहे हैं कि नहीं वो हमारी भाषा नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं हिंदी हमारी भाषा नहीं है, एक वर्ग कह रहा है उर्दू हमारी भाषा नहीं है। एक दूसरी बात, जहां तक एक दूसरी भाषा के शुद्धिकरण का प्रश्न है, यह शुद्धिकरण बड़ा बड़ा विचित्र सा शब्द है। किस किस को शुद्धिकरण करते हैं? इतिहास में पीछे तक जाइए, संस्कृत में द्रविड़ मूल के शब्द हैं, कर लीजिए शुद्धिकरण। संस्कृत में पाणिनि के सपाद सप्ताध्यायी में अपवाद सूत्र हैं, जहां जो लोक में प्रयोग थे उनको भी कोई नियमों में बांधने का प्रयास किया गया है। जो नियम पाणिनि ने पहले बता दिए, उनका इसके बाद अब मैं जो नियम बता रहा हूं वो पिछले नियमों के अपवाद हैं। वो अपवाद क्या थे? तो शुद्धिकरण तो एक सामान्य प्रक्रिया में जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन हम अलग से तो नहीं कर सकते। हम लोग, ठीक है, वो एक शैली हो जाएगी। लिखित भाषा में यो भी मैं जब आप लोगों से बात कर रहा हूं, गपशप कर रहा हूं, तो ये शुद्ध साहित्यिक हिंदी की अपेक्षा आप नहीं कर सकते। आदत नहीं होगी, अभ्यास नहीं है। हाँ, जब मैं लिखूंगा तो संभवतः मैं जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं बोलचाल के, उनमें से अनेक शब्द अपने आप प्रयास से नहीं, अपने आप अलग हो जाएंगे, वो मेरी शैली होगी। तो और प्रत्येक भाषा में बोलचाल की भाषा और लिखने की भाषा अलग होती है। आप बंगला को ले लीजिए, आप तमिल को ले लीजिए, और हिंदी का तो चूंकि इतना व्यापक प्रदेश है, तो यहां तो इस तरह की कई शैलियां हैं। तो मुख्य रूप से, अब आप सहमत हो, मैं नहीं कह सकता, सब अपने अपने मत के लिए आप स्वतंत्र हैं। मैं अपने मत को मनवाना, मेरे मत को मनवा के क्या करना, मेरा मानना ये है, और जो मैं समझता हूं कि कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर है, कि दोनों में शैली भेद है, मुख्य रूप से लिपि के कारण। अन्यथा
दोनों का, जैसे मैंने कहा, कुल गोत्र वंशावली में कोई अंतर है नहीं। अब व्यवहार में मैं बात जो कह रहा था अधूरी रहेगी कि हम दैनिक व्यवहार में प्रयास करें भी तो मैं मित्रों को चुनौती दिया करता हूं कि बिस्तर सुबह छोड़ने के बाद बिस्तर वापस बिस्तर में आने तक आप जहां जहां जो जो कार्यालय में, बाजार में जो भाषा प्रयोग करते हैं उसकी जगह शुद्ध हिंदी का प्रयोग करके देखिए। क्या ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे किसी स्थिति में तो कभी कभी तो हास्यास्पद स्थिति हो सकती है। भाई अगर आप बस संवाहक से कह रहे हैं कि संवाहक भाई मुझे लाजपत नगर के 2 यात्रा पत्र प्रदान दीजिए, तो वो बेचारा व्यस्त है, वो कहेगा आड़े निकल रहे। तो व्यवहार जो नहीं है उसके लिए हम क्यों अपेक्षा करते हैं कि ऐसा हो पाएगा? मेरी शुभकामनाएं अगर ऐसा हो जाए कि आप संस्कृत के सारे शब्दों को हिंदी में ले आए और हिंदी से तथाकथित, और एक बात और कि जो तथाकथित आगत शब्द हैं, आगत शब्द है इनके लिए असल में, आगत शब्द तो हिंदी जो हम बोल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, चलिए वो काल्पनिक रूप से शुद्ध हिंदी ही सही, शुद्धिकृत हिंदी ही सही, भाई आगत तो संस्कृत से भी है, क्योंकि हिंदी तो प्राकृत अपभ्रंश से जाकर विकसित हुई है, तो उन्हें आप आगत नहीं कहेंगे। आगत जैसा कहा कि संस्कृत में द्रविड़ परिवार के थे, अब हिंदी में तो मराठी, बांग्ला, पता नहीं किस किस के शब्द आगत हैं। कोई भी जीवंत भाषा, जीवंत, जीवित न हो तो नहीं कह सकते, उसका जीवित होने का लक्षण, मुख्य लक्षण यही है कि उसमें शब्दावली का आदान प्रदान होता है, व्याकरणिक ढांचा का नहीं। आप बस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे व्याकरणिक ढांचे में बसेस आई, ये अगर आप कहते हैं तो ये हमारे व्याकरणिक ढांचे में नहीं है। बस आई, बसें आई, क्यों? ढांचा उसी का रहता है। हाँ, शब्द जो व्यवहार में है वो आते हैं स्वाभाविक रूप से, तो ये जीवित होने, भाषा के जीवित होने का एक पहचान है। और ऐसा हुआ है, अंग्रेजी के कोश देख लीजिए, अंग्रेजी में हिंदी के, भारतीय परिवारों के, विशेषकर हिंदी के, क्योंकि हिंदी अधिक क्षेत्र में है, बहुत सारे शब्द हैं। हिंदी में अगर आ गए हैं तो फिर हमें क्यों परहेज है? यही बात अरबी फारसी के साथ भी है, और अरबी फारसी के साथ तो दूसरी बात, जब संस्कृत की मूल के शब्दों को, उससे भी पीछे जाए तो पूरा संस्कृत की हम कल्पना करते हैं, प्रोटो इंडो आर्यन मूल वंशावली तो वहां से विकसित मानी जाती है, तो तब तो उनके भी शब्दों का मूल कहीं कहीं मिल जाता है, भाषा विज्ञानी जानते हैं। कहीं लैटिन में, यूरोपियन भाषाओं में, लैटिन में, अरबी में, पर्शियन में बहुत सारे, तो उनको शुद्धिकरण कैसे करें? और सीधी बात यह है कि हम बहुत से शब्द ऐसे हैं हम जानते ही नहीं कि हैं हमारे, और हम उनको फारसी पाल लेते हैं। इसी तरह से बहुत से शब्द उनके ऐसे हैं जो हैं उसी मूल के, लेकिन वो हिंदी के शब्द मान के अलग कर लेते हैं। भाई ये, लेकिन मुझे तो असंभव लगता है। उर्दू के संदर्भ में एक बात और, जो धार्मिक पहचान उसको दे दी गई, उसमें हमारा आपका दोष नहीं है। दोष एक सोच का था जो यहां शासन करने आई थी। उन्हें विभाजन के जो भी बिंदु मिलते थे भिन्न सोच के, यहाँ जाति स्तर पर विभाजन की बात सोची गई, वर्ण स्तर पर सोची गई, ऊंचा नीचा सोचा गया, वो अपनी ओर से उसको हास्यास्पद भी बताते थे, और राजनीतिक रूप से उसको एक हथियार के तौर पर उपयोग भी करते थे। तो जैसा बार बार गिलक्राइस्ट की विभाजक रेखा से हमारा ध्यान जाता है, तो दो पहचान हिंदी उर्दू के बारे में वहां में, लेकिन मुश्किल यह है कि पहचान आगे तक, कठिनाई ये है, क्षमा करें, कठिनाई ये है कि यह पहचान बहुत आगे तक चल नहीं पाई। अनेक हिंदी लेखकों ने उर्दू शैली में लिखा, और उर्दू के अनेक लेखकों ने हिंदी शैली में लिखा।
आप हिंदी से आप प्रेमचंद को कैसे अलग कर लेंगे? प्रेमचंद की भाषा तो वो भाषा है जहां जो आम जन की भाषा है, और उस आम जन की भाषा में आप ढूंढें। अब प्रेमचंद जो जिस मुहावरे का प्रयोग करते हैं आम जन के उसमें व्यवहार में, किसान, मजदूर, वो जमींदार से जो बात करता है, या लेखक जो अपनी ओर से टिप्पणी करता है, उसको हटा दीजिए, वो कहां प्रेमचंद रहेंगे? या फिर और शुद्धिकरण के लिए फिर आप प्रेमचंद को हटाएं, तुलसी तक में हम अरबी फारसी के शब्द हैं, तो कहां कहां तक संशोधन करते फिरेंगे? मेरा ये मानना है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बात थोड़ा सा भिन्न सोच की लगती है। आज की बात मेरे ख्याल है प्रसंग से अधिक, हम चाहते नहीं थे कि इस विवाद को लाएं, लेकिन एक आध हमारे जो दर्शक धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, किसने उठाया कि आपने उर्दू की चर्चा की फिर छोड़ दिया। मुझे भी लगा हाँ, उर्दू की चर्चा हाल में ही हुई है, तो एक बात हम उसी के बारे में चर्चा कर लें उर्दू हिंदी के संदर्भ में। बाकी तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भाषाओं की कथाएं भी अनंत हैं, तो भाषाओं के बहाने हम मिलते रहेंगे। आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है अधिक लोग देख रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, तो कृपा करके आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बटन तो दबा ही रहे होंगे, और हमें टिप्पणी में ये लिखिए भी कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। प्रशंसा की ही आवश्यकता नहीं है, बुरा लग रहा हो तो उसके भी बताइए, हम अपने आप को सुधारेंगे, कम से कम अपनी सोच बदलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भाषा के बहाने नमस्कार, फिर मिलेंगे भाषा के